किसी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, या नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्हीं के किसी मजबूत समर्थक ने, कि मोदी जी की एक बहुत शानदार खूबी है, मोदी जी में एक ऐसी अज़मियत वाली योग्यता है जो किसी दूसरे में नहीं है। ये एक नेता ने कहा था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो क्या है, कि वो प्रतिक्रिया कम देते हैं, कि ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है, ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पे वो सुपर हिट है, इग्नोर ज़्यादा करते हैं। मैं इस प्रोटेस्ट को सामान्य प्रोटेस्ट नहीं मान रहा हूँ, और इसकी अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट, रामलीला मैदान वाले प्रोटेस्ट और जेपी आंदोलन जैसे से तुलना नहीं की जा सकती है। बस कितना फ़र्क है इसमें उसमें, कि इसमें जो यूथ है वो डिजिटली बहुत एक्टिव है। जब कोई भी प्रोटेस्ट वो राजनीतिक रूप ले लेता है, प्रोटेस्ट दो कारणों से फील होते हैं। एक तो हिंसा से प्रोटेस्ट तुरंत फील हो जाए, हिंसा के लिए उकसाया जाता है। हाँ, एक तो हिंसा से, बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो चोरी चौरा कांड वाला था, वो हिंसा से फील हुआ था। लेफ्ट लोग वहाँ पे भी कह रहे हैं कि जैसे हमने कई लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा है कि शर्जील इमाम का मुद्दा और इसी तरीके से उमर खालिद का मुद्दा अहम है, लेकिन इसको हम किसी और जगह पे उठाएंगे। यहाँ फिलहाल ये है कि जो सीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो उठाएंगे, लेकिन अगर बात इसकी आएगी तो हम इसको नकारेंगे। हम नहीं देखते कि कुछ राहुल गांधी को पप्पू कैसे कहा गया, अखिलेश यादव को टोटी चोर किसने प्रचारित किया। अभी इन दिनों अखिलेश यादव की बेटी को लेकर के एक बहुत घटिया अफवाह फैलाएगी। क्यों फैलाएगी? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया था, तो वो उसका रिटेलिएशन था। सीजीपी उमर खालिद को इसलिए चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि एक सेंटिमेंट है जो उमर खालिद को हीरो नहीं मानता है, लेकिन वो जो लोग हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो सीजीपी की मांग का समर्थन करते हैं, तो वो मिसगाइड ना हो जाए। एक पॉइंट इसमें बहुत सीरियस पॉइंट है, शाहीन बाग का जो वोटर था वो बीजेपी का वोटर नहीं था, किसान जो बैठे थे वो बीजेपी का वोटर नहीं थे। जेनजी जो है उसने 2014-2019 जिताया है बीजेपी, तो वो अगर उर्दू में एक शब्द है बदजन होना, वो अगर बदजन होता है और वो है जो प्रभावित करता है, वोटिंग को प्रभावित करता है, बूथ को प्रभावित करता है, नजरियों को प्रभावित करता है, जो नैरेटिव बनाता है, जो मोमेंटम बनाता है, जो सोशल मीडिया का सरताज है, तो अगर ये आक्रोश बढ़ा, ये मेरा असेसमेंट है, अगर ये आक्रोश बढ़ा तो इसके नतीजे शाहीन बाग, मणिपुर और नोटबंदी और कोरोना और किसानों के आंदोलन से ज़्यादा गंभीर होंगे। स्वागत है इनकलाब हिंदी के स्पेशल प्रोग्राम एक्सप्लेनर में। एक्सप्लेनर जिसमें देश में चल रहे अहम मुद्दों पर बातचीत होती है। उसमें आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सीजीआई ने एक कमेंट किया था जिसमें कॉकरोच बेरोजगार युवाओं को कहा गया था। उसके बाद एक सटायर से शुरू हुआ और फिर एक ऑनलाइन मूवमेंट चला, और कॉकरोच जनता पार्टी ने जब इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया तो उसमें एक हफ्ते के भीतर लगभग 22 मिलियन लोग जुड़ गए। उसके बाद ऑनलाइन मूवमेंट से हटकर वो इंडिया है, अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर हैं, 6 तारीख को इंडिया पहुंचते हैं। उसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और पिछले 20 जून से लेकर अब तक, यानी कि आज 18वां दिन है, वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। कई लोग हैं जो उसमें भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उनमें ये कि ये इनका रिजल्ट क्या आ सकता है, ये कब तक चलेगा, या सोनम वांगचुक जी के जुड़ने के बाद कितना प्रभावशाली हुआ है, या फिर इसके फंडिंग को लेकर सवाल, उमर खालिद का नैरेटिव देना। इसी तरीके से बहुत से अहम सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। उनको विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसिम मोहम्मद कैफ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई, ऑनलाइन मूवमेंट में लगभग 22 मिलियन लोग जुड़े, उसके बाद फिर ये 6 जून को जंतर मंतर पर आते हैं, वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ दिखती है। फिर देश के अलग अलग राज्यों के हिस्से में वो पहुँचते हैं, कई तरह कंट्रोवर्सी भी हुई, उनको थप्पड़ भी लगा। अब वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, लगभग 18 दिन हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई संवाद, हालांकि नितिन नवीन जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वायरस कह दिया, और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने इसको ये कहा कि ये आतंकवादी की बी टीम है। तो इस तरीके की प्रक्रिया है, तो ऐसा साफ है कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या नतीजा हो सकता है इसका? देखिए कामरान, हमने इस संबंध में बातचीत की थी, आप और हम जंतर मंतर में जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ठीक प्रोटेस्ट के सामने खड़े होकर के हम ये बातचीत कर रहे थे। संभवतः अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे करेक्ट आप कर देना, वो 9वां दिन था, और तब से अब तक तो 1 सप्ताह और अधिक हो गया है। तब में और अब में 2-3 चेंजेस आए हैं। एक तो ये कि संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं, वो वहाँ पहुँचे। मोहिया मित्रा वो वहाँ पहुँची। अरुंधति राय वो राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो वहाँ पहुँची। और सीपीआई के एक एमपी हैं, वो वहाँ पहुँचे। और
कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई आवाज़ों को उठाते रहते हैं, वो वहाँ पहुँचना शुरू हुई। मैंने कहीं किसी को बात करते हुए सुना, उसमें अब आप जाएं जंतर मंतर, खुद अब जाएं, तो जो बातचीत हमने उस दिन की थी, उस बातचीत का अब रियलिटी में वो तब्दील होने लगी है। अब आप जाएं, धीरे से आप अभिजीत दीपके से बात करें बिना कैमरे के, विजेता दहिया से बात करें बिना कैमरे के, नेहा से बात करें आप बिना कैमरे के, और आप जो भी वहाँ सौरभ दास से बात करें आप बिना कैमरे के, आप किसी से ही बात करें बिना कैमरे के और उनसे उनके मन को टटोलने की कोशिश करें, तो एक निराशा है। लेकिन आशावादिता में तो ये प्रोटेस्ट भी शुरू नहीं हुआ, ये तो प्रारंभ ही निराशा से हुआ है। लेकिन एक और बड़ी निराशा है, और वो निराशा ये है कि इनको सबको ये लगता है, सबको लगता है कि सरकार जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लाइन अक्सर यूज़ की जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटी में कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन चूंकि ये जवानी है, अगर इसको जेएनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये सच है कि इस प्रोटेस्ट से प्रभावित, इस प्रोटेस्ट के सहयोगी, इस प्रोटेस्ट के समर्थक, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचें चाहे ना पहुँचें, वो अधिकतर लोग जो हैं वे नौजवान हैं। ये जेन्युइनली सच है। यही एक ऐसा सच है जो हम जैसे पत्रकार, हम जैसे विश्लेषक, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक, या हम जैसे ऐसे लोग जो विभिन्न प्रोटेस्ट को अपनी नज़रों के सामने देखते आ रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर देता है, हो सकता है गलत साबित कर सकता है। इसलिए गलत साबित कर सकता है कि हमने देखा है बड़े बड़े कयासकारों के, बड़े बड़े कवियों के, बड़े बड़े लेखकों के, बड़े बड़े साहित्यकारों के, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के और बड़े बड़े खिलाड़ियों के नज़रियों को जवानी नौजवानी से पलटते हुए। एक नौजवानी ही एक ऐसी ताकत होती है जो धारा के विपरीत बहती है। हम लोगों को पैटर्न पढ़ना आता है, हम लोगों को एक्सपीरियंस से देखना आता है, मगर ये जो उम्र होती है, ये जो एज होती है, इसमें इतना जुनून होता है, इतनी ताकत होती है कि इसको आनंद आता है धारा के विपरीत बहने में। अभी आप देखिए पूरे देश में 1% पत्रकार साहस कर पाते हैं कुछ लिखने बोलने का। अभी आप देखिए पूरे देश में अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5% नेता ही साहस कर पाते हैं सरकार से सवाल पूछने का। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो अपोजिशन में हैं। कांग्रेस के 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन 2 या 3 सांसद, उनमें भी राहुल गांधी को आप देखते होंगे सरकार पर आक्रामक होते हुए। बाकी उसमें भी 90-80 जो हैं वो शांत रहते हैं, उनको संबंध बना के रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, संबंध बना के रखने हैं, यही सबसे गोपनीय खौफनाक बात है। समाजवादी पार्टी के 1-2 सांसद, 37 सांसद हैं, 2-3 सांसद भारतीय जनता पार्टी सरकार या उनके नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी या HMO अमित शाह के विरुद्ध मुखर होकर बोलते हुए कभी दिखते हैं, नहीं तो वो भी नहीं ऐसा करते। इवन उत्तर प्रदेश में उनके विधायक वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल पाते मुखर होकर समाजवादी पार्टी के। पश्चिम बंगाल का हाल आपने देख लिया, वहाँ सांसद वो खिलाफ नहीं बोल पाते थे भारतीय जनता पार्टी के, मौका मिलते ही अलग हो गए। हालांकि ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना रिलेट करता है इस प्रदर्शन से। धीरे धीरे आप पूरे भारत की राजनीति को आप देखें, जो सांसद और विधायक वो सरकार की गलत नीतियों या जनता की बात को कहने में झिझक दिखाता हो, वही सबसे पहले टूटता है। ये दिखाई दे रहा है हमको प्रैक्टिकली, और सरकार नज़र भी रखती है उस पर कि ये या तो डरपोक है
या ये हमसे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है, सिंपल। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इस प्रोटेस्ट को यहाँ रिलेट करें, तो ये समझ में आता है कि इन नौजवानों में, इन लड़के लड़कियों में, क्योंकि नौजवान बच्चों के लिए लड़का लड़की शब्द इस्तेमाल किया जाता है कम उम्र के बच्चों के लिए। जैन जी हम लोग जो आज बोलते हैं वो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लड़का लड़की बोला, अरे वो तो लड़का है कम उम्र का, अरे वो तो लड़की है यानी कम उम्र की है। इनमें इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, इतना दम है कि ये अपोज कर पा रहे हैं। परिणाम पॉजिटिव हो या ना हो, नतीजा इनके मुताबिक आए या ना आए, लेकिन ये आज का सत्य है कि ये विरोध कर रहे हैं। इनको समर्थन मिले ना मिले, शाहीन बाग की औरतों को नतीजा मिले ना मिले, किसानों को नतीजा मिले ना मिले, लेकिन ये विरोध कर पा रहे हैं, ये अपना आप में बड़ी बात है। यही ऐतिहासिक बात है कि ये विरोध कर पा रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है कि चूंकि आपने पूछ लिया है, तो दूसरी स्थिति ये है कि जब इनसे पूछते हैं लोग आकर के, जैसे मैंने किसी को बोलते हुए सुना, एक अदिति मिश्रा है JNU की, इस समय प्रेसिडेंट है छात्र संघ की, तो उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये बात तो हम जानते हैं, लोग जितने भी सीनियर लोग यहाँ आ रहे हैं वे आके हमें बताते हैं कि ये बहुत निर्देश कार्य है, आप लोगों को पढ़ना भी है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपकी लाइफ में किताबें हैं, आपके जीवन में करियर है, आपके जीवन में सपने हैं, आपके जीवन में आकांक्षाएं हैं, आपके जीवन में आपके माता पिता हैं, आपके जीवन में आपके माता पिता की उम्मीदें हैं। पटना से, सीतामढ़ी से, मधुबनी से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, सुल्तानपुर से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, ये जो आपके माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा है वो ये सब करने नहीं भेजा है। उन्होंने आपको कलेक्टर बनाने के लिए भेजा है, उन्होंने आपको इंजीनियर बनाने के लिए भेजा है, उन्होंने आपको डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है, लेकिन आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, डीमोटिवेट करते हैं लोग आकर के, लेकिन वो रियलिटी बताते हैं, लेकिन आपकी बात सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, सरकार ने शाहीन बाग की औरतों की नहीं सुनी, जितने प्रोटेस्ट हुए सरकार ने वो नहीं सुनी। इवन मैं काफ़ी सीरियस बात आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सीरियस बात भारत में, इस मुल्क में, और इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति पिछले मोदी सरकार के 2014 से अब तक के टेन्योर में कोई नहीं हुई है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है मणिपुर। तो मणिपुर के प्रोटेस्ट कौन नहीं जानता है, लेकिन उस पर क्या रिएक्शन आया, सरकार का उस पर क्या रिएक्शन आया, प्रधानमंत्री का उस पर क्या रिएक्शन आया। तो जब मणिपुर पर नहीं आया, जब शाहीन बाग पर नहीं आया, जब किसानों के प्रोटेस्ट पर नहीं आया, तो ऐसा क्या है कि वो जंतर मंतर पर चल रही इस प्रोटेस्ट के बाद में सरकार घुटने टेक दे, धर्मेंद्र प्रधान को सस्पेंड कर दे और जैन जी जो है वो खुश हो जाए। अभी कोई इतना बड़ा इंकलाब तो आया नहीं। इंकलाब का इशू ये है कि अभी हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों लोग, जैन जी, भारत में आपको पता है इस समय लगभग, आप सुनिए, आप मोदी जी के भाषण सुनिए, कह रहे कि भारत, मोदी जी का भाषण कह रहे भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाला देश है। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 18 से 25 साल के बीच के नौजवान हैं। करोड़ों वोटर नए हैं, नई नस्ल, नई फसल हमारी ज़्यादा मजबूत है, बड़ी है। और कोई देश उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें नौजवान हो। हमारा देश बूढ़ा देश नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश बूढ़ा देश नहीं है, हमारा देश जवान देश है। हमारे देश जवान देश से आशय ये है कि हमारे देश में जो आबादी है वो जवानों की 40 से 50 करोड़ की हो चुकी है। तो जवानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जवानों के मुद्दे क्या होते हैं? जवानों के मुद्दे होते हैं नौकरी, पढ़ाई, सक्सेस, जहाँ से उनको मिलते हैं, सपने जिनको वो देखते हैं उनको पूरा करना। ये जो पूरी स्टोरी है जैन जी प्रोटेस्ट,
ये नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है। बात बस इतनी नहीं है कि पेपर लीक हो गया, बात बस इतनी नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही, बात बस इसलिए नहीं है कि भर्ती जो है वो कैंसिल हो रही है, इतनी सी बात नहीं है। बात इतनी सी है कि उन्होंने जो सपना देखा है या उनको जो सपना दिखाई देता आने वाले कल का, वो मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन अंधकार में हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सर मेरा एक सवाल और ये कि जो सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये लोग अलग अलग जगहों पे गए, उसके बाद जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, वो उसका 18वां दिन है। उसी में सोनम वांगचुक जी एक बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने लद्दाख में, या बड़े साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े बड़े अनशनों के तौर पर जाने जाते हैं। वो भी अब बैठ चुके हैं वहाँ, और आयशा के 6 छात्र साथ थे। एक तो दानिश अली की तबीयत बिगड़ गई तो हॉस्पिटलाइज है। उसके अलावा 20 अलग छात्र, लगभग 30-40 लोग लगभग भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जिसका आज 10वां दिन है। लेकिन क्या लगता है कि आपको इससे प्रेशर बनाया जा सकता है, अगर इसमें जिस तरीके से लोगों के शुगर डाउन हो रहा है, या फिर बीपी लो हो रहा है, वेट कम हो रहा है लगभग 4 kg 5 kg, और तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, तो इससे सरकार पर प्रेशर बनेगा क्या? देखिए, प्रेशर क्या है कि मैंने आपसे बताया, मैंने वो 3-4 बड़े कारण बताए। मैं दानिश जिनका आपने नाम लिया उनके लिए, वे जिन लंबी फहरिस्त आपने गिनाई उन सब के लिए, जो अस्पताल में हैं उनके लिए, जो वहाँ मौके पर हैं उनके लिए, सोनम वांगचुक के लिए, मैं इन सब के लिए दुआ कर सकता हूँ, इन्हें अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और क्योंकि इनकी जो मांग है वो गलत नहीं है, इनका जो कोज़ है वो गलत नहीं है। वो एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की बात कर रहे हैं, पेपर लीक ना हो इसकी डिमांड कर रहे हैं, पेपर लीक का एक ज़िम्मेदार तय हो, और ज़िम्मेदार तय होकर उसे पनिश्ड हो, वो ये डिमांड कर रहे हैं। जो इस पूरे सिस्टम का इस समय नेतृत्व करता है एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिज़ाइन करे, अपनी ज़िम्मेदारी तय करे। लेकिन ज़िम्मेदारी तय करके रिज़ाइन ना भी करे तो कम से कम आके माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन वो तो उतना भी नहीं कर रहे हैं। तो वो सब मैं उसको समझता तो हूँ, मैं उस सारी बात को समझता तो हूँ, मगर मैं इसके साथ साथ आपको ये भी मैं कह दूँ, किसान आंदोलन में नहीं लोगों की मौत हो गई, शाहीन बाग में नहीं लोग जो हैं वो अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया। क्या नहीं हुआ था शाहीन बाग में, आप याद कीजिए। जामिया के कई छात्र घायल हुए थे। वो बात की बात थी, उससे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ये 100 रुपये में, किसान आंदोलन में भी कहा गया था, किसान आंदोलन में भी कहा गया था। और शाहीन बाग की औरतों के चरित्र पर किस किस तरह की तोहमतें नहीं लगाई गई थी। जंतर मंतर को लेकर के कुछ नेताओं ने ये नहीं कहा कि यहाँ कौन लोग जाते हैं। अभी आप एक वीडियो वायरल नहीं देख रहे थे जिसमें सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास एक छोटी सी बच्ची को लेकर के पुलिस थाने में पहुँचे हैं, जहाँ वो उस बच्ची पर एक किसी व्यक्ति ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वे टिप्पणियाँ आप नहीं देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट को लेकर के लोग इतने नीच हो गए हैं कि कॉन्डम जैसी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये गए अस्पताल में, मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये गए अस्पताल में और कितने दिन रहेंगे अस्पताल में। इरोम शर्मिला अन्न जल त्याग करके लेटी रही थी अस्पताल में सालों, और उसके बाद जब चुनाव लड़ी थी तो सैकड़ों की तादाद में वोट मिले थे। और कितनी बड़ी स्टार देश की, कितना बड़ा कोच था। गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या नहीं हुआ, बोलेगा कौन, रिएक्शंस आएगा कैसे। मैं जो कह रहा हूं वो अपने अतीत को याद करके कह रहा हूं। अतीत में मणिपुर हुआ, अतीत में नोटबंदी हुई, एक फिल्म आई, उसने कहीं से कहीं रिलेट करके और उसको ही सच मानने लगे कुछ लोग। कहानी को, कल्पना को ही सच मानने लगे लोग। करे उनके माइंड में आ गया कि हाँ इसलिए उसी को सच मानने लगे लोग। तो रिलेट करके देख रहा हूँ
मणिपुर को, नोटबंदी को, कोरोना को, लॉकडाउन की त्रासदी को, शाहीन बाग को, किसान आंदोलन को, तमाम एपिसोड जितने भी हुए हैं अब तक, सरकार उनमें कितना उसने इंटरफेयर किया है, किस नियत के साथ। और किसी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्हीं के किसी मजबूत समर्थक ने, कि मोदी जी की एक बहुत शानदार खूबी है, मोदी जी में एक ऐसी अज़मियत वाली योग्यता है जो किसी दूसरे में नहीं है। ये एक नेता ने कहा था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो क्या है, कि वो प्रतिक्रिया कम देते हैं, वो सब देखते रहते हैं, थक जाने देते हैं। एक बार तो खुद उन्होंने मुझसे कह दिया, कह रहे वो प्रतिक्रिया कम देते हैं। कह रहे मोदी को स्ट्रॉन्ग किया है इस चीज़ ने, हर बात तो प्रतिक्रिया थोड़ी देता है प्रधानमंत्री, इग्नोर ज़्यादा करते हैं कि ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है, ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वो सुपर हिट है, इग्नोर ज़्यादा करते हैं। तो सीजीपी प्रोटेस्ट के साथ भी ये हो रहा होगा। आप दिन गिनते जाइए, आप 18 दिन हो गए, आप दिन गिनते जाइए। जैसे कि दिन गिना गया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, लगभग 100 दिन से ज़्यादा चला, किसानों का 3 महीने से ज़्यादा चला, महिला पहलवान लगभग थी, तो अब बस इग्नोर चलता रहेगा और दिन काउंट होता रहेगा। एक बात है इसमें, एक पॉइंट है बस कामरान, इसमें एक पॉइंट है जिस पर ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने उसका असेसमेंट नहीं किया होगा। एक पॉइंट इसमें बहुत सीरियस पॉइंट है। शाहीन बाग का जो वोटर था वो बीजेपी का वोटर नहीं था, किसान जो बैठे थे वो बीजेपी के वोटर नहीं थे। जैनजी जो है उसने 2014-2019 जिताया है बीजेपी को। तो वो अगर, उर्दू में एक शब्द है बदजन होना, वो अगर बदजन होता है और वो है जो प्रभावित करता है, वोटिंग को प्रभावित करता है, बूथ को प्रभावित करता है, नज़रिए को प्रभावित करता है, जो नैरेटिव बनाता है, जो मोमेंटम बनाता है, जो सोशल मीडिया का सरताज है, तो अगर ये आक्रोश बढ़ा, ये मेरा असेसमेंट है, अगर ये आक्रोश बढ़ा तो इसके नतीजे शाहीन बाग, मणिपुर और नोटबंदी और कोरोना और किसानों के आंदोलन से ज़्यादा गंभीर होंगे। और ये आक्रोश बढ़ेगा कैसे? खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैपनिंग हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिता में और पुत्र में एक अंतर होता है, सब्र और शुक्र का अंतर। नौजवानी में सब्र कम होता है, पेशेंस लूज होते हैं, संयम की क्षमता कम होती है। अगर ये धीरे 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 ऐसे टाइम खींचते रहे, जिस नीति को सरकार अपनाती रही है, धीरे धीरे अगर उसी पैटर्न पर चलते रहे तो इसका रिएक्शन आ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को वो इनसे बात करनी चाहिए, जैन जी से बात करनी चाहिए, जैन जी से बात करनी चाहिए। और अगर वो जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के इनको वायरस बता दिया, सीजीआई ने तो खैर वो मजाक थी या व्यंग था क्या था, मगर आप ऐसी वीडियो तो देख रहे होंगे ना, ये लोग कह रहे हैं कुचल दो, कॉकरोचों कुचल दो। हमारी रिपोर्टर है शमसी फिरदौस, तो वो गई थी सेंटर पार्क में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ जब उन्होंने कैमरा अपना माइक आगे बढ़ाया तो कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के माइक पे बोलना शुरू किया, कॉकरोचों को कुचल दो। एक कथित राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने कहा इस देश में कॉकरोचों को मारने के लिए हिट भी बनाया है, हिट भी बनाया है। तो किन के लिए हिट बनाया है, किन को कुचलने की बात कर रहे हैं? उनको जिनको प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कह चुके हैं ये भारत का भविष्य है, भारत नौजवान भारत है, भारत नौजवान भारत है, भारत का भविष्य है। दुनिया की इकोनॉमी कान खोल के सुन ले, भारत के पास 40 करोड़ नौजवान है। गलत तो वो भी कुछ डिमांड नहीं कर रहे। अभिजीत दीपके की ये डिमांड तो नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दो। डिमांड तो ये है कि ये जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है,
और चलिए यहाँ तो पेपर लीक हो रहा है, डिस्क्लोज भी हो गया, पता नहीं कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां ये नकली तो है, ये नकली तो है। देखिए हम हमारे स्कूल के दिनों में जो बच्चे मास्टर जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे और मास्टर जी स्कूलिंग का पेपर बनाते थे, तो वो पहले ही उनको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन बता देते थे कि ये पेपर में आने वाला है, तो वो भी तो पेपर लीक ही था। ये आज के ज़माने का पेपर लीक है, ये आज के ज़माने का पेपर लीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फ्रस्ट्रेशन पनपेगा, असंतोष पनपेगा, असंतोष पनपेगा तो उसके नतीजे बुरे आएंगे। तो सिंपल स्टोरी जो आपका प्रश्न है उसका ये है कि दिन 18 हो जाएं या 28 हो जाएं, सरकार को इनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार होने की उसमें ये चांस है कि संभावना हो रही है, तो उसमें ये चांस है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनका पोर्टफोलियो बदल दिया जाए और पोर्टफोलियो बदल के उनको बेहतर पोर्टफोलियो मिले। लेकिन सर हमने कल ग्राउंड रिपोर्ट किया वहाँ, हाँ। ये सवाल हमने पूछा, हाँ कई सारे जो वहाँ छात्र थे उनसे हमने पूछा कि क्या इस तरीके से अगर होता है कि अगर इसको चेंज कर दिया जाए, मंत्रिमंडल अगर चेंज कर दिया जाए, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के कोई दूसरी मिनिस्ट्री दे, तो क्या आप लोगों की आपत्ति तब भी बरकरार रहेगी? तो उन्होंने कहा कि और प्रमुखता के साथ हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ये तो ये हुआ कि इस कमरे से चोरी कर रहे हो तो दूसरे कमरे में चले जाओ, तो उनका ये है कि और हम प्रमुख तरीके से करेंगे। तो इससे तो साफ है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसमें इनका चेंज होता है, तो बच्चे हटने वाले नहीं है, जो कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग। सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि हर आंदोलन एक मिनट कामरान, ये जो आपने बात कही है इसको मैं ये तुमने अच्छी बात कही है, मुझे इस पर ही थोड़ा आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपकी बात को थोड़ा। मुझे देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका पोर्टफोलियो बदला जाए, उनको पोर्टफोलियो बेटर दिया जाए, बेटर पोर्टफोलियो। आप कह रहे हैं कि कल आपकी बातचीत हुई बच्चों से तो उन्होंने कहा कि वो तब भी अपना विरोध जारी रखेंगे, तो यहाँ आप ये समझिए कि पोर्टफोलियो, पहली बात तो मेरा जो अनुभव है वो ऐसा है कि पोर्टफोलियो इनका बदला नहीं जाएगा, लेकिन चूँकि कमियाँ हुई हैं और बाई चांस मोदी जो है वो जेन जी की नज़र में अपने आप को जो है वो हीरो स्थापित करने के लिए वो पोर्टफोलियो अगर बदल नहीं दें तो बेहतर दिया जाएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी में कमज़ोर नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पिछले 2014 से लेकर अब तक जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं उनमें से एक है उड़ीसा जीतना। तो धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा जिताया है भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ पटनायक, नवीन पटनायक जैसे लोगों को हराया नहीं जा सकता था, लोग अपराजित उनको कहते थे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थे पटनायक, तो उनको हराया नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा धर्मेंद्र प्रधान ने जिताया और हटाना उनको यहाँ से उनको अपमानित करने जैसा होगा, तो ऐसा तो वो भी नहीं होने देंगे। तो कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जोश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर मैंने आंदोलन में मैंने नोटिफाई भी किया, इनके पास में कोई फुल प्रूफ योजना नहीं है। देश में बहुत आंदोलन हुए हैं, जेपी का हुआ, आपने सोनम वांगचुक की बात की थी अभी, इसी से रिलेट कर रहा हूँ। एक प्रतीक चाहिए होता है, एक प्रतीक। सोनम वांगचुक एक प्रतीक है, जैन जी के आइडियल है। और जो फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें फंक्शन बागड़ू का जो कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, ये वही व्यक्ति है। इन्होंने कई ऐसे इतने बढ़िया काम किए लद्दाख में, जैसे लद्दाख में क्षेत्र में पानी की कमी थी, तो सोनम वांगचुक ने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिया, तो सर्दी में वो ग्लेशियर बन जाता था और गर्मी में पिघल करके वो पानी की कमी पूरी करता था। उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला वहाँ पर जिसमें मार्किंग नहीं होती थी। मैडम मम्मी पूछती है ना, पिछली बार तुम्हारे कितने नंबर आए थे, अरे इतने आए थे, इस बार इतने आए हैं, इस बार इतने लाने हैं। कोई सीन नहीं था उनके स्कूल में। उनके स्कूल में स्किल। वो आविष्कारक हैं, इन्वेंट करते हैं नया नया। उनका एक इन्वेंशन अभी नया आया था जिसमें सोलर से उन्होंने बनाया था फौज के लिए, कि माइनस टेम्परेचर में भी वो किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। उनका अभी करंट का इन्वेंशन ये हजारों हैं। वो जो स्टोरी है 3 इडियट की, जिसमें आमिर खान फुनसुक बागड़ू बन के दिखाते हैं, वो रियल है, हजारों हैं। तो लेकिन लद्दाख में एक हिंसा वाली घटना हो चुकी है, उसमें ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में रह करके आए हैं। उसके बाद से अब तक फिर इनका बीच में आना, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस हो सकता है, मगर इतना है कि
मैं इस प्रोटेस्ट को सामान्य प्रोटेस्ट नहीं मान रहा हूँ, और इसकी अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट, रामलीला मैदान वाले प्रोटेस्ट और जेपी आंदोलन जैसे से तुलना नहीं की जा सकती है। बस इतना फ़र्क है इसमें उसमें कि इसमें जो यूथ है वो डिजिटली बहुत एक्टिव है, वो डिजिटली बहुत एक्टिव है, वो बात लोगों तक जा रही है। कई बार इस तरह की बात जो लोगों तक चली जाती है, जो नैरेटिव लोगों के मन में चला जाता है, वो समय आने पे फूटता है और वो वोटिंग पर दिखाई दे जाता है। तो इसके दूरगामी परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं सरकार के लिए। जी सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि कोई भी किसी भी तरीके का देश के अंदर आंदोलन होता है, चाहे आपने कई आंदोलनों का जिक्र किया, हाल ही में शाहीन बाग आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, या फिर इसी तरीके से जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जो भी आंदोलन, उसमें सरकार की कोशिश रहती है या फिर पूरे तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है। उसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं कि जैसे फंडिंग को लेकर सवाल उठाना, या फिर उसमें किसी एक दो चेहरे को बदनाम करना। इसमें भी कई तरीके की बातें आ रही हैं, जैसे फंडिंग की बातें आ रही हैं, या उमर खालिद के एंगल को लाया जा रहा है, या फिर इस तरीके से कई नारों को बहुत ज़्यादा उसकी कवरेज दी जा रही है, तो उनके नेगेटिविटी जो भी है उनको दिखाया जा रहा है। तो ये आंदोलनों को कमज़ोर करने की पुरानी साजिश है, उसी धर्रे पे आज भी चल रहा है। तो क्या इससे खौफ तो है? हमला करता है तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाता है, जैसे गद्दाफी या सद्दाम हुसैन। तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाता है। वो ये कहना शुरू करता है, कह रहे कि इस देश का जो राजा है ये अय्याश है, इस देश का जो राजा है वो 10-10 बीवियाँ रखता है, इस देश के राजा के पास में एक हरम है, उसमें ये रोज़ एक नई जो है रानी लाता है, ये सोने के कपड़े पहनता है, इसके बाथरूम जो है वो सोने का बना हुआ है, और इस देश का राजा जो है वो जालिम है। इस तरह की, या ये ऐसे हथियार बना रहा है जो पड़ोस को मार देगा, या ये बेरहम है। पहले उसकी इमेज ख़राब करता है और फिर पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि भाई इसको ये ठीक आदमी नहीं है, जैसे गद्दाफ़ी, जैसे सीरिया, या जैसे इराक, या जैसे हाल के दिनों में ईरान। कह रहे यहाँ तो बड़ा जुल्म होता है, यहाँ तो औरतें जो हैं वो उनको हिजाब ना पहनने पर कोड़ों से पीटा जाता है, जैसे तालिबान। पहले तो आप तालिबान के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन आज तालिबान के साथ बैठ करके टेबल टॉक करते हैं, तो वो उनका कल्चर है, क्योंकि वो ट्राइब्स है तो उनका कल्चर है। ईरान के लोग हैं तो ईरान का बहुत पुराना कल्चर है, इराक के लोग हैं तो उनका कल्चर है, लीबिया के लोग थे तो उनका कल्चर है, लेकिन वो उनके कल्चर को अपने कल्चर से जोड़कर ये दिखाते हैं कि ये पिछड़े हैं और इनका राजा इनको इस स्थिति के लिए ख़राब करता है। तो फिर अमेरिका को इन देशों पर हमला करने का बहाना मिल जाता है। तो आंदोलनों को कुचलने की ये पुरानी नीति है, भारत की नीति नहीं, ये दुनिया भर की नीति है। ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है। ये जनता जिन्हें हीरो मानने लगे उन्हें दिल से भी तो उतारना पड़ेगा। चुनाव में भी तो ऐसे ही हारता है आदमी। आपने देखा कुछ चुनाव हुए, चुनाव से ठीक पहले किसी की सीडी वायरल हो गई। आप नहीं देखते कि कुछ राहुल गांधी को पप्पू कैसे कहा गया, अखिलेश यादव को टोंटी चोर किसने प्रचारित किया। अभी इन दिनों अखिलेश यादव की बेटी को लेकर के एक बहुत घटिया अफवाह फैलाई गई। क्यों फैलाई गई? तो क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया था, तो वो उसका रिटाइलेशन था। तो ऐसा होता है, पोजीशन हमेशा अपोजिशन के साथ ऐसा करती है। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी नहीं पैदा कर रही। सरकार में कांग्रेस होती है, सरकार में कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी होती, तो वो आंदोलनों को कुचलने के लिए यही ट्रिक अपनाते हैं। वो लोगों के दिमाग से उनका असर निकालते हैं। जैसे कुछ कहेंगे वायरस है, कुछ कहेंगे कि आतंकवादियों की बी टीम है, कुछ कहेंगे अरे तो उमर खालिद वाले हैं। कुछ लोग, अभी आपी ने एक खबर की थी, बरेली में एक उसमें जुलूस में 2 बच्चे भेज दिए और उनसे नारे लगवा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ताकि पूरे जुलूस को जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके। कैसे ये आपने देखा नहीं, कत्ल कैसे, लिंचिंग में कैसे मारा था अखलाक को। ये कहा गया कि इसके फ्रिज में गोमांस है। बहुत सारी जगह अफवाह फैला करके बाद में पता चलता है कि ये तो है ही नहीं। तो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है कि वो जनता की नज़र में हीरो ना बन जाए, ताकि उस पर किए गए एक्शन से लोगों को खुशी हो, दुख ना हो।
तो इसलिए इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, रिलेट किया जाता है। सीजीपी उमर खालिद को इसलिए उस चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि एक सेंटिमेंट है जो उमर खालिद को हीरो नहीं मानता है। लेकिन वो जो लोग हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो सीजीपी की मांग का समर्थन करते हैं, तो वो मिसगाइड ना हो जाएं। एक दूसरी आइडियोलॉजी है जो उमर खालिद को अपना सहयोगी मानती है, लेफ्ट के लोग। लेफ्ट लोग वहाँ पे भी कह रहे हैं कि जैसे हमने कई लोगों से बात की, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि शर्जील इमाम का मुद्दा और इसी तरीके से उमर खालिद का मुद्दा अहम है, लेकिन इसको हम किसी और जगह पे उठाएंगे। यहाँ फिलहाल ये है कि जो सीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो उठाएंगे, लेकिन अगर बात इसकी आएगी तो हम इसको नकारेंगे भी नहीं। नहीं, वो गैर जरूरी बात है ना, वो गैर जरूरी बात है। हम चर्चा कर रहे हैं खेल पर और चर्चा के बीच में ले आते हैं फिल्म को, तो गैर जरूरी बात है। वो जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो महत्वपूर्ण है, तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो उस समय रिलेट नहीं कर रहे वहाँ, वो जगह नहीं है उसको रिलेट करने की। हालांकि एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपकी ने खुद कहा था कि अगर मैं मुसलमान होता या मेरा नाम खालिद होता तो मैं जेल में होता। तो इससे तो पता चल रहा है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उमर खालिद को लेकर खिलाफ में नहीं है, जिस तरीके का उनका बयान आया था। नहीं, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि वो जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि मेरा नाम अभिजीत ना होता या खालिद होता, तो वो खालिद जो है वो उन्होंने उमर खालिद को नहीं कहा, वो उन्होंने सिंबॉलिकली कहा। हाँ, सिंबॉलिकली कहा। तो सिंबॉलिकली वहाँ खालिद से उनका मतलब था कि अगर सिंपल कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे साथ में जो है भी वो वही है कि चूँकि अभी आपने बताया ना किसके साथ क्या किया जा सकता है। पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी को मैं फिर से नहीं बताना चाहता, बस आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में एक्शंस कैसे किए जाते हैं, एक्शन कैसे किए जाते हैं। भरत तिवारी के खिलाफ एक्शंस कैसे हुआ, एक्शंस कैसे किए जाते हैं। पहले खलनायक साबित करते हैं, उसके बाद में फोर्स एक्शन हो रहा है, फिर उसको जो है क्रैक डाउन होता है। पहले खलनायक साबित करना पड़ेगा। खलनायक साबित करता कौन है? अमेरिका ने जैसे खलनायक साबित करके हमले किए, तो चूंकि पूरी दुनिया का मीडिया सिस्टम उनके हाथ में है, तो पूरी दुनिया में पहले एक एक करके एक देश को बदनाम करते हैं, फिर उस पर हमला करने का रास्ता ढूंढते हैं, फिर वहाँ से लूटपाट करके चले जाते हैं। तो यही सिस्टम जो है वो सरकारें करती हैं, मतलब पावर्स करती हैं। ये दुनिया आगे पीछे चले लेकिन सिस्टम तो वही फॉलो करती है ना। दुनिया आगे पीछे चले तो कैसे तोड़ेंगे, क्रैकडाउन कैसे करेंगे? या तो आंदोलन को कैसे ख़त्म करें, या तो उसमें से कुछ लोग तोड़ के अपने साथ लाएं, कहें। फिर पहले कैसे करते थे? पहले ऐसे करते थे कि आंदोलन चल रहा है तो उसमें से 2 आदमी सरकारें, आप इसे भारतीय जनता पार्टी को अकेले इन्वॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ इशू है सरकार। इससे पहले की सरकार थी वो कैसे आंदोलन ख़त्म करती थी? उनका तरीका आंदोलन ख़त्म करने का ये होता था कि वो आंदोलन कर रहे 4 लोगों में से 2 को तोड़ लेती थी। कहीं तुमको विधायक बना देंगे, तुमको मंत्री बता देंगे, और किसी को तुमको 10 लाख दे देंगे, तुमको 20 लाख दे देंगे। अब ये टूट नहीं रहे हैं तो अब दूसरा आया है बदनाम करने वाला। भाई तोड़ लो या फिर बदनाम करो, नहीं तो फिर कुचल दो। पहले तोड़ लो, नहीं तो फिर बदनाम करो, नहीं तो कुचल दो। ये आंदोलन को ख़त्म करने का तरीका होता है। इनको बाकायदा पढ़ाई होती है इसकी, ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया जाता है कि आंदोलन कैसे ख़त्म करने हैं। तो वो उनमें से एक तरीका दिखाई दे रहा ना, यही डिफेम वाला जो आपने सवाल किया, वही तरीका दिखाई दे रहा है। अब उसको प्रॉब्लम यह है कि ये लोग गली मोहल्लों के लोग नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग हैं। ये हम लोग जैसे कहते हैं खिले खाए लोग, यानी ये बच्चे जो हैं ये दूध मुँहे बच्चे, गोद के बच्चे नहीं, ये बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये इन परिस्थितियों को ये भी समझते हैं, और जो इनके समझ में नहीं आता ये तुरंत उसे सर्च करके उसमें असेसमेंट कर लेते हैं। इसलिए इनके साथ कठिनाई है। इनके हाथ में कंट्रोल है, इनके हाथ में डिजिटल मीडिया का कंट्रोल है, सोशल मीडिया कंट्रोल है। इसलिए ये प्रॉब्लम इनसे ज़्यादा गंभीर सरकार को दिखाई दे रही है। सर एक सवाल और, जैसे कि सरकार तो इग्नोर कर ही रही है इनके प्रोटेस्ट को, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष या कई जो पार्टियां हैं वो खुले तौर पर ना तो इनको समर्थन दे रही है, ना इनके बारे में चर्चा करना चाहती है, ना कुछ। लेकिन अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो संजय सिंह या महुआ मोइत्रा या सीपीआई के कई विधायक ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है, और वो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से नहीं, इंडिविजुअली अपनी तरफ से वो वहाँ गए थे। तो क्यों, जहाँ एक तरफ सरकार इग्नोर कर रही है तो अपोजिशन क्यों इग्नोर कर? हालांकि इनके जो मांग है वो जेन्युइन है, पेपर लीक को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, तो फिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और अगर ये राजनीतिक तौर पे पूछा जा रहा है तो मैं इसका जवाब देता हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि हम लोग इसकी कोई गहराई इसमें हो सकती है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर इन्वेस्टिगेटिव माइंड से पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब खोजना पड़ेगा।
लेकिन मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि जब कोई भी प्रोटेस्ट वो राजनीतिक रूप ले लेता है, प्रोटेस्ट दो कारणों से फेल होते हैं। एक तो हिंसा से, प्रोटेस्ट तुरंत फेल हो जाएगा, हिंसा के लिए उकसाया जाता है, जैसे लद्दाख में हुआ अभी। हाँ, एक तो हिंसा से। बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो चोरी चौरा कांड वाला था, वो हिंसा से फेल हुआ था। नहीं तो अंग्रेज जो हैं वो पूरी तरह से दबाव में आ गए थे, लेकिन चोरी चौरा कांड जो हुआ उससे महात्मा गांधी जो हैं उनको बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस उस समय थी, उनको थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी गई थी, जिसमें उन्हें मार दिया गया था। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसने हिला के रख दिया था पूरे भारत में, अंग्रेजों को उनकी ज़मीनें हिला दी थी, जिसके बाद में दूरगामी परिणाम नकारात्मक निकले और गांधी जी को बहुत दुख हुआ। तो कोई भी प्रोटेस्ट हो, अगर उसमें हिंसा हो जाती है तो वो समाप्त हो जाते हैं, जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट समाप्त करने की जो मैंने आपको नीति बताई थी शुरुआत में, कि उसमें एक और नीति ये भी है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच में बाहर से लोग भेज दिए जाते हैं। कई बार तो सिस्टम के लोग ही, फोर्स के लोग ही, जिन्हें प्रोटेस्ट खत्म कराना जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिन अधिकारियों को ये कहा जाता है प्रोटेस्ट खत्म करा दो, वही सादे कपड़ों में प्रोटेस्टर्स के बीच जा करके उकसा करके पत्थर वत्थर लगवा देते हैं। उसके बाद में बहाना मिल जाता है ख़त्म करने का। तो ये एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये अहिंसक हो तब दूर तक जा सकता है। और तीसरा जो तरीका है, जो राजनीतिक पार्टी वाला है, वो है जो आपका सवाल है। अगर राजनीति हो जाती है इस प्रोटेस्ट में, ये राजनीतिक मंच बन जाता है, तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच कौन सा है कामरान? देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है संसद भवन। वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जाके लड़ते हैं। वो बहुत लड़े हुए, अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे के लिए तो करा तो पाए नहीं इस्तीफा वे। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसको राजनीतिक मंच बनने देने से बच रही हैं, कि इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देना। अगर 20 तारीख से, इसी 20 से संसद का सत्र चल रहा है, तब देखने वाली बात होगी कि सीजेपी प्रोटेस्ट संसद के सत्र में चर्चा में आता है या नहीं। उसको कह सकते हैं आप कि वो राजनीतिक सपोर्ट है या नहीं है। क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ तो ये आह्वान नहीं कर सकती ना कि सारे भारत की जनता जंतर मंतर पे आ जाओ, या सारे भारत की जनता अपने अपने घर से बाहर निकल के जो सरकार विरोधी मेंटलिटी रखती है वो सब सड़कों पे आके खड़े हो जाओ, जो भी नीट या पेपर लीक या छात्रों के एजुकेशन को लेकर के सिस्टम को वो करना चाहती है। और एक बात मैं ऐसी कहूँगा आपको जो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कुछ कुछ जो है फिल्मी है। जैसे हम फिल्में देखते हैं कि यूथ खड़ा हो गया, वो चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद में उसने जो है वो सड़कों पे उतर आया, पेपर बांटे यूट्यूब से। जैसे आजकल फिल्में आती हैं, जैसे गब्बर में देख रहे थे हम, गब्बर अक्षय कुमार की फिल्म थी, तो अरे इस तरह की फिल्में होती हैं। उसके बाद सरकार झुक गई, नेताजी आए, उन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर के वहीं सबके सामने कि हम आपकी सारी मांगे कबूल करते हैं। तो थोड़ा सा माइंड में, कल्पना में, काल्पनिक चीज़ों से यूथ को भी बाहर निकलना चाहिए, रियलिटी टेस्ट होना चाहिए। राजनीतिक दखल की जहाँ तक बात है, देखने वाली बात जो है, जो 20 तारीख, इसी 20 जुलाई के बाद देखने वाली बात होगी, जब संसद चलेगी तब राजनीतिक पार्टियाँ क्या स्टैंड लेती हैं सीजेपी पे। और इसके लिए ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। अगर उससे पहले कोई नतीजा ना आए तो हंगामा तो होगा। राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो 200%, वो अपोजिशन, खासकर कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक पार्टी, या कोई भी नहीं तो जैसे एकक सांसद, जैसे हनुमान बेनीवाल, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के लोग जरूर संसद में, संजय सिंह, इस तरह के लोग जरूर संसद में जो है वो सीजेपी की बात उठाएंगे। पहले इंडिविजुअल उठाएंगे, हो सकता है कलेक्टिवली भी उठाया जाए, लेकिन बातचीत होगी संसद में। मगर उसका नतीजा कितना होगा, देखने वाली बात तो ये है। इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुल मिलाकर के वो ये जो स्थिति है ये असमंजस की तो है। नौजवानों की तरफ से ये चिंता का विषय तो है। इतने लंबे समय तक इनका बैठा रहना उचित नहीं है, इनसे बात की जानी चाहिए।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों का आपने तमाम तर सवालों का जवाब बहुत दिया और विश्लेषण करके, और ख़ासकर जो पिछले प्रोटेस्ट और आंदोलनों की तुलना करके जो आपने बताया है। फिर आगे इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कि आखिर इनमें क्या कुछ तब्दीली आई है। अगर नया कोई अपडेट आता है तो इनकलाब हिंदी पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हमारा शो एक्सप्लेनर देखते रहें। धन्यवाद।